नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ समय से हम पीएचडी के उन टॉपिक्स पर बातचीत कर रहे हैं, जो एक आम समाज को समझने में और जानने में हमारी मदद करते हैं। इसी सीरीज़ में लास्ट टाइम हमने हार्टफुलनेस मेडिटेशन पर 3 स्टडीज़ की बात करी थी। इसी सीरीज़ में हम अगली जो बातचीत लेके आ रहे हैं, वो है माइग्रेंट वीमेन पर है चर्चा। और आपको पता है कि हरियाणा में बहुत सारे रीजन्स हैं। जैसे हम ये भी मानते हैं कि स्क्यूड सेक्स रेशियो है। लड़कों की जनसंख्या ज़्यादा है लड़कियों के कंपैरिजन में, एक ये कारण है। और दूसरा ये है कि कई बार समाज में आपसी जो लेवल है लड़के और लड़कियों का, वो काफ़ी अलग होने के कारण कई बार क्या होता है कि लड़कों की शादी नहीं हो पाती। और उस टाइम पर कई बार दूसरे समाज से लड़कियां लेके आते हैं शादी के लिए। तो उनके अपने एक चैलेंजेस रहते हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए कि कैसे जब लड़कियां शादी के लिए बिहार से, झारखंड से और दूसरी उन राज्यों से लाई जाती हैं, जो अ, मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं होगा कि वो तबके में, या आप कहो कि इकोनॉमी में थोड़ी-सी गरीब तबके से आती हैं। तो वो और शादी भी एक तरह से यूजुअल, या कहो एक सामान्य शादी ना होके उसमें थोड़ा-सा अरेंजमेंट चलता है। तो वहाँ पर जब ऐसी बहुएँ लेके आते हैं, जो एक तरह से अब समाज में, हरियाणवी समाज में, और अगर थोड़ा-सा इसे ब्रॉडर लेवल पे बोलो, तो नॉर्थ इंडिया में बहुत जगहों पर ये कॉमन सी बात है। और बहुत सारी लड़कियाँ, एक तरह से आपको एक सब्सटेंशियल नंबर मिलता है समाज में जब हम जाते हैं तो। और वो बिल्कुल अलग माहौल से हैं। तो इस रिसर्च में हमने देखा कि उनके क्या चैलेंजेस हैं, उन लोगों ने कैसे इस माहौल को परसीव किया, और क्या हम उनकी खुशहाली को बढ़ाने के लिए कुछ काम कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानते हुए सोनिका ने इस टॉपिक पर रिसर्च करी, जो इनकी थीसिस का टॉपिक था, असेसमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ मैरिड माइग्रेंट वीमेन इन सेलेक्टेड विलेजेस ऑफ हरियाणा। और सोनिका, तुमने काफ़ी टाइम इस पर बिताया, इस टॉपिक पर। तो आज तुम्हारे साथ चर्चा करके हम जानना चाहेंगे कि इन लोगों की क्या-क्या समस्याएँ हैं, इन औरतों की, और बाकी आगे भी। तो मेरे ख्याल से तुमने स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी स्टडीज़ करी है, सीरीज़ ऑफ स्टडीज़ थी तुम्हारी थीसिस। तो सबसे पहले ये बताओ, जब तुमने फर्स्ट लेवल पर इन औरतों की लाइफ़ को समझने के लिए, है ना? पहला जो एक सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ करे, तो उनमें तुम्हें कैसा महसूस हुआ और उनसे मिलके कैसा लगा? और क्या-क्या फैक्टर्स रहे? मैम सबसे पहले मेरा आपको प्रणाम। मैम आप मेरी रिसर्च गाइड भी रही हैं। मैंने ये रिसर्च डॉक्टर कमलेश सिंह आईआईटी दिल्ली के से करी है और जो भी ये ज्ञान मंथन से जुड़े हुए सदस्य हैं, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी रिसर्च के बारे में ये अनकही गूँज जिसे मैं कहूँगी, उसको लोगों तक पहुँचाने का एक ज़रिया बने। मैम जैसा कि आपने बहुत अच्छे से बताया कि हरियाणा में लड़के पाने की चाहत ने हरियाणा के लोगों को उस मोड़ पे खड़ा कर दिया है कि उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा है कि वो बाहर से लड़कियां लेके आए, जिसे हम क्रॉस रीजनल मैरिज का नाम दिया जाता है, जो कि लिंग अनुपात बढ़ने के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये मैम ये रिपोर्ट दी गई थी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने कि यहाँ पे हरियाणा में लिंग अनुपात इतना स्क्यूड हो गया है कि जिस कारण ये चीजें हो रही हैं। सो ना केवल इस देश में देश के विभिन्न राज्यों से हरियाणा में लड़कियां लाई जाती हैं शादी के लिए, बल्कि मैंने अपने रिसर्च में ये भी पाया कि कुछ लड़कियां नेपाल से, बांग्लादेश से भी लाई जाती हैं, जिनके भाषा, खान-पान, रीति-रिवाज, यहाँ तक कि धर्म, जाति सब कुछ ही अलग होता है। और जब इस तरह की लड़कियां शादी करके
आँखों में इतने सपने लेकर बेहतर ज़िंदगी जीने की आशा में हरियाणा में आती हैं, तो उनको बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हरियाणा में मैम एक कहावत है, औरत 7,000 में और भैंस 70,000 में। जो कि मैम 7,000 वाली जो औरत होती है, उसे हम पारो और मूल्की का नाम दिया जाता है। और जैसे कई की रिपोर्ट भी बोलती हैं कि यहाँ पे, और मैंने अपने रिसर्च में भी ये पाया है कि ये किसी मकसद से लेके आई जाती हैं। ना केवल सिर्फ़ शादी का पर्पज़ होता है यहाँ पे इनका पर्पज़ होता है वंश चलाना, बच्चे पैदा करना, मज़दूरी करना, खेतों में काम करना, सेक्सुअल मोटिव भी देखा गया है। घर सँभालने के लिए भी ऐसी औरतों के इस्तेमाल किया जाता है। और कई के बार कई बार यह भी मकसद होता है कि उनको जबरन अन्य पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं, क्योंकि परिवार के पास इतना धन है ही नहीं कि वो हर बेटे के पास के लिए ऐसी मॉल की या पारो खरीद के लेके आ सकते हैं। तो चीज़ों की तरह यह अ, यह एक व्यापार की तरह है, जिसका मकसद खत्म होते ही इनको दोबारा बेच दिया जाता है। और बेचने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि मैम ये एक चक्रव्यूह है। जैसे ही हमारा काम खत्म होता है, उसको हम बेच दिया जाता है। और मैम एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी जिसमें अंदर पूर्वी झारखंड से 45,000 पारो सिर्फ़ हरियाणा में आई हैं, और उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई उनका वेलफेयर का नहीं, वो अभी कितनी हैं, क्या उन पे काम मतलब है, उनकी क्या दिनचर्या है, क्या उनकी लाइफ़स्टाइल है, किसी को कोई लेना-देना नहीं है। बस हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो कि बहुत गलत है आई गेस। और मैम जैसे आपने मुझसे पूछा कि क्या-क्या चुनौती लड़कियाँ फेस करती हैं। तो मैम जैसे मैं तो ये कहूँगी कि मैम शादी अपने आप में एक चुनौती होती है। एक लड़की के लिए एक चुनौती से कम नहीं होती बेसिकली। लेकिन जब हम दूसरे राज्य से आने वाली ये प्रवासी महिलाओं की बात करते हैं, तो मैम इनकी चुनौतियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और क्योंकि वो ना आशा के बहुत डीप लेके आती हैं, लेकिन यहाँ पे उनको जो व्यवहार मिलता है, जो लोगों को एक्सेप्टेंस मिलता है, उनको देख के वो टूट जाती है कहीं न कहीं। और मैंने मैम रिसर्च करने से पहले ये सोचा था कि यहाँ पे कल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, कि लोगों को भाषा में, घूंघट में ये फ़र्क आएगा। लेकिन मैंने जब आपने बताया कि पायलट स्टडी करी थी और ये रिसर्च करी, तो मैंने ये देखा कि ज़्यादातर सोशल कल्चर प्रेशर ज़्यादा होता है इनमें। उन उन लोगों का लोग मज़ाक उड़ाते हैं। उन लोगों को ये कहते हैं, ये बेचारी वहाँ पे रोटी-पानी खा नहीं सकती थी, इसलिए यहाँ पे हम लेके आ गए, इनका तो हमने भला ही किया है, ठीक है? और उनके साथ में हम बहुत ही मतलब व्यवहार अच्छा नहीं कहते, हम लोग कह सकते हैं। उनको कोई अधिकार नहीं दिए जाते, केवल एक वस्तु की तरह सिर्फ़ इस्तेमाल किया जाता है, और चोरों की तरह उनको हमेशा बंद कमरे में रखा जाता है। उनको कोई मतलब परमिशन नहीं होती कि वो घर से बाहर निकले, क्योंकि वो हमेशा घरवालों को ये डर लगा रहता है कि आज ना कल ये अपने देश भाग जाएँगी। और दिस इज़ व्हिच इज़ वेरी सैड। और इसलिए उनको ना कभी बाहर जाने का मौका मिलता है शादी में, फंक्शन में। और अगर वो जाती भी हैं, तो वो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, क्योंकि लोग उन्हें ताने मारते हैं, लोग उनका मज़ाक उड़ाते हैं। वो सीखने का प्रयास भी करती हैं, लेकिन फिर भी उनको बुरी नज़रों से देखा जाता है। और पारो, मोल की, नीच जात ऐसे कह के उनको मतलब डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और जिस कारण मैम ये सोशो कल्चरल के कारण मैंने ये देखा अपने रिसर्च में कि उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा फेस कर रही हैं ये लड़कियाँ। तो जब हम मनोविज्ञानी संबंधित समस्या की चर्चा करते हैं, तो हमने ये पाया कि मूड स्विंग्स, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, आइसोलेशन, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर लाइफ, हेल्पलेसनेस, फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी, पेसिमिस्टिक थॉट, सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, मिसिंग होम, स्ट्रेस, साइकोमेटिक प्रॉब्लम्स, ये सारी समस्याओं, थोड़ी-थोड़ी समस्याएँ हैं जो कि मैंने अपनी रिसर्च में साइकोलॉजिकल कैटेगरी में देखी है। और साथ के साथ मैंने ये भी पाया है कि उन्होंने काफ़ी शारीरिक चुनौतियाँ भी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये माइग्रेंट वुमेन जो होती हैं,
वो उनका खान-पान, रहने का तो टोटली अलग होता है। और यहाँ पे जैसे वो नॉन वेजिटेरियन होती है, मच्छी खाती हैं और क्या बोलते हैं, चावल खाते हैं, लेकिन हरियाणा में उन्हें ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती और अगर वो डिमांड भी करती हैं, तो उसको इतने व्होल हार्टली एक्सेप्टेड नहीं होता था। तो दिस इज़ व्हाट और अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल दिस कल्चरल इश्यूज़ जो कि ऑब्वियस है, जो कि लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको भाषा नहीं आती है। लेकिन सबसे सैड पार्ट ये है कि कोई इनिशिएटिव नहीं लेता कि उनको सिखाए। उनका सिर्फ़ मज़ाक बनाया जाता है जो कि बहुत गलत है आई गेस। यस मैम। बहुत सही सोनिका, तुमने बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके चीजें बताई जो उस समाज की रियलिटी है। देखो, जैसे कुछ रोल्स तो कॉमन से भी है ना, जैसे घर चलाना, वंश चलाना, तो मतलब कुछ हद तक मैरिड लाइफ से ये काउंट किया ही जाता है यस ना, मैम। कुछ है ना। यस लेकिन मैम। जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाके नंबर वन डिमांड करना, वो सारी चीजें गलत है। धीरे धीरे सेटलमेंट होना ठीक है, वो सही है। दूसरा, डेरोगेटरी टर्म्स यूज करना उनके लिए कुछ इस तरह से बातें करना जो किसी के भी आत्मविश्वास को और ठीक। आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाएंगी। वो चीजें वाकई वाकई बहुत गलत है। और इसीलिए हमने, मुझे याद है जब तुमने ये टॉपिक लिया, तो तुम भी क्योंकि हरियाणा से बिलोंग करती हो, तो मेरे बहुत ये था कि ये एस्पेक्ट भी हमने बहुत जरूरी है समझना और जानना। और वाकई तुम्हारी रिसर्च में भी वो सब निकल के भी आया। जो तुम्हारी अगले नंबर की रिसर्च थी जिसमें तुमने क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करा, वहां पे भी तुमने बहुत क्लियरली लिखा है कि कैसे इन औरतों की जो वेलबींग है, उनकी खुशहाली, उनकी लाइफ सेटिस्फेक्शन, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ, और कल्चरल स्ट्रेस जब होती है, जब आप ऐसी स्ट्रेस जब होती है जब आप किसी समाज को नहीं समझते, किसी कल्चर को नहीं समझते, और तुम्हें एक एक अनजाना सा डर लगा रहता है क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर किस तरह का व्यवहार करना है, और ये औरतें ये सब चीजें झेल रही हैं। तो मुझे लगता है जो हम आखिर में भी ये कंक्लूड करेंगे कि ऐसा नहीं है कि वो खुद चल के आई है या तुम पर कोई बर्डन बन के आई है। समाज ने या उस परिवार ने या उस लड़के ने जिनके साथ वो शादी करके आई, ये विलिंगली एक्सेप्ट किया है कि मुझे मेरे समाज में शादी नहीं हो रही, इसलिए मुझे बाहर से लड़की लेके आनी है। तो अब आने के बाद उसे एक बहू का दर्जा मिलना बहुत जरूरी है। जैसे तुम खुद भी बोल रही हो कि वो कह रहे हैं कि वंश चलाने के लिए भी उनका एक मोटिव है। वंश सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है, उनको एक अच्छा लालन पालन भी करना है। तो अगर कोई बच्चा होते ही ये देखता है कि मेरी माँ को तो रिस्पेक्ट करा ही नहीं जा रहा परिवार में, तो सोचो, तो हम उस बच्चे की साइकोलॉजी बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए जब ये सब स्टार्ट हो, तो और वो जब आपके घर में कदम रखे, तो आपको उसे एक अपनी अच्छी बहू का दर्जा देना होगा, और उसके साथ परिवार के जो भी सदस्य हैं और इनको भी एक दूसरे के साथ समझने के लिए मतलब एक दूसरे का साथ देना होगा। और रही बात कि उनको छुपा के रखना और बाहर नहीं लेके जाना, उसमें तो और भी बिल्कुल रीति रिवाज नहीं समझ पाएंगी। तो अपने इस वीडियो का मतलब और मकसद भी यही है कि हम अपने समाज को सेंसिटाइज करें, हम अपने समाज को समझाएं कि जो आपके समाज में आ गया वो सबका वेलकम होना चाहिए। किसी तरह से किसी की भी के लिए भी आप स्ट्रेसर मत बनो, तुम दूसरों को तनाव मत दो। तुम्हारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मोल की बोलना या पारो बोलना या ये समझना कि ये हमारे लायक नहीं है, वो बहुत गलत है। वो उनकी कुशलता पर बहुत बुरा असर डालेगा, इसलिए वो चीजें किसी हाल में भी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके आगे, जैसे हम पहले भी बोल रहे हैं कि इनको वैसे भी जो एक कोई भी नई कल्चर में जाता है, तो कल्चर शॉक तो होता ही है कि जब आप नई कल्चर में जा रहे हैं, आपको नहीं पता
कि वहाँ का रहन सहन और रीति रिवाज कैसे हैं, और उस कारण से आप एक भटकाव और एक अनएक्सपेक्टेड सा डर, है ना, पता नहीं क्या हो जाए, मुझे नहीं पता कि क्या चीज कैसे होएगी, वो सारी वहां पर असर करेंगी। और मेरे ख्याल से परिवार को, हस्बैंड को और पूरे समाज को थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए कि जब तुम लेके आ रहे हो तो अब तुम्हारी उन्हें एडजस्ट करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सही, तुमने बहुत डिटेल में बड़ी बड़ी बातें बताई, और ये वाकई दिल दहलाने वाली है कुछ हद तक। उसके बाद हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हम उनको जाने, जानने के बाद अपना मकसद ये भी था कि हम एक उनके लिए इंटरवेंशन प्रोग्राम दें, है ना। और पहले हमने अपनी रिसर्च में, ये तुम्हारी रिसर्च में ये इस्टेब्लिश किया कि किस तरह के उनके इश्यूज हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम है, वहां की जो उनके बराबर वाली औरतें हैं, उनसे कैसे इनकी इनकी खुशहाली, इनकी लाइफ सेटिस्फेक्शन और इनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन जीने का स्तर उनसे कम है। और वो कम हम मान रहे थे कि ये जो सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं, जो वो समाज में, परिवार में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही, वो सबसे बड़े कारण है। तो इसलिए फिर तुमने आगे जाके एक इंटरवेंशन प्रोग्राम किया। तो हमें बताइए कि वो इंटरवेंशन प्रोग्राम क्या था और इन औरतों को उससे क्या फायदा मिला। मैम एक्चुअली मेरी जो स्टडी है आपके निर्देशन में हुई है, और इसको हमने जैसे आपने मेरे को बताया था कि 3 भागों में बाँटा है, फेज़ हम्म 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। हम्म फेज़ 1 जो कि हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई की थी, जिसमें कि माइग्रेंट वुमेन एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम के साथ जूझ रही हैं। फेज़ 2 जिसके अंदर हमने एनालाइज़ किया था और सोचा था कि किस पे हम इंटरवेंशन बनाएँगे, और जो फेज़ 3 है दैट इज़ अबाउट डेवलपिंग इंटरवेंशन मॉड्यूल। सो फेज़ 3 में हम लोग इंटरवेंशन मॉड्यूल को मैम 7 दिन में मैंने इसको विभाजित किया था। पहला दिन जो था अ, वो इंट्रोडक्टरी सेशन था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले मैम इंट्रोडक्शन कि ये प्रोग्राम है क्या? क्योंकि हर बार मेरे पास क्या हो रहा था कि वही फेज़ 1 वाली औरतें नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या किया कि उनको सबसे पहले ब्रीफ किया कि ये मेरी स्टडी है, आपको कितनी कोई औरतें घबराने। थी ये भी बताओ प्लीज, कितनी औरतें थी तुम्हारे प्रोग्राम में। जी मैम। मैम मेंस पायलट स्टडी मैंने 11 पे किया था, फिर उसके बाद मेरे 80 थी, फिर उसके बाद मैंने 47 पे ये मेन स्टडी इंटरवेंशन डेवलप किया था, और इस पे पायलट स्टडी पे 20 इंटरवेंशन किया था। मतलब हम्म दोनों स्टडीज़ पे मैंने ऐसे किया था। तो इसको मैंने 7 चरण में बाँटा था। पहला जो भाग था, वो इंट्रोडक्टरी सेशन था, जिसमें मैंने ब्रीफ किया था, क्योंकि वो माइग्रेंट वुमेन भी बहुत डरी हुई थी कि ये पुलिस से तो नहीं आई है, या हमें कोई छुड़ाने आई है, या समझ रहे हो, तो उस चक्कर में वो काफ़ी विचलित हो रही थी। तो मैंने उनको पहले काम डाउन किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सिर्फ़ थोड़ा हँसी-मज़ाक करेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, और अपने सेशन को खत्म करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट सेशन वाज़ इंट्रोडक्टरी सेशन, जिसमें मैंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, फिर मैंने प्री टेस्टिंग की। प्री टेस्टिंग में मैंने एक क्वेश्चनेयर डेवलप किया था, फिर उसके बाद एक आइस ब्रेकिंग सेशन रखा, क्योंकि जैसा कि हमने फेज़ 1 में पढ़ा था, पाया था कि उनको बोलने का, दोस्तों से बात करने का मौका नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे वो एक-दूसरे से इंटरैक्ट कर रही थी, और जो कि बहुत खुश थी वो, कि आप कहाँ से हो? तू हरियाणा की है, या कहाँ से हो? बिहार से हो? कितने साल हो गए? तो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ आई गिव देम स्पेस टू मेक देम फ्रेंड्स। एंड देन हमारा क्रिएटिविटी सेशन था। क्रिएटिव क्रिएटिव टास्क जो सेशन था, उसके अंदर मैंने मैम थोड़ा-सा कुछ सामान लेके गई थी, जिसके अंदर उन्हें कुछ या तो ड्राइंग करना चाहते हैं, कलरिंग करना चाहते हैं, या रंगोली बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा उनके लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स होगा दैट वे। और साथ के साथ उनको मोटिवेट किया कि अगर आप अपने कल्चर का कोई डांस करके दिखाओ, तो काफ़ी लोगों ने असम का डांस करके दिखाया, जो कि बहुत ही अच्छा था। और मैम ये मेरा पहला दिन था। दूसरे दिन में मैंने कल्चर ओरिएंटेड सेशन रखा था, जिसके अंदर मेरे 3 मेन फोकस थे, लैंग्वेज,
फूड एंड ड्रेसिंग स्टाइल। तो इसके अंदर मैम मैंने इंडिविजुअल टास्क भी रखा था, ग्रुप टास्क भी रखा था, एंटरटेनमेंट टास्क भी रखा था और लास्ट में एजुकेशनल टास्क रखा था, जिसके अंदर मैंने उनसे इंडिविजुअल एक्टिविटी में पूछा कि भाई क्या मतलब खाने में क्या दिक्कत होती है, या मतलब इट्स ऑल अबाउट कैथारसिस, इट्स ऑल अबाउट नोबडी इज रेडी टू लिसन देम, यू नो दे आर टेकिंग इट एज अ ऑब्जेक्ट। तो ऑल्दो इसका बेनिफिट है या नहीं है, बट आई टुक इट वेरी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। और उनसे घूंघट का जो सबसे मेन इशू था, तो वो मजाक उड़ाने लगे कि ऐसे घूंघट रखते हैं, बताओ क्या है इस चेहरे में। तो मैंने एजुकेशन सेशन में उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि रेलेवेंस ऑफ घूंघट क्या है, ये प्रचलन कैसे चला, हरियाणा की ये हमारी एक कस्टम है जिसे हमें निभाना पड़ेगा, जिस तरह से आपके कल्चर में है। फिर जो डे 3 था, वो हमारा कस्टम, ट्रेडिशन, फेस्टिवल एंड फोक सॉन्ग पे था। ये भी कल्चर बेस्ड इंटरवेंशन डे था, जिसके अंदर अगेन वी टॉक्ड अबाउट द कल्चर रिलेटेड थिंग्स ओनली। एंड डे 4 वाज अ इंटर रिलेशनशिप मैम। यहाँ पे जिस तरह से मैं डेली आंगनवाड़ी की औरतों की मदद से, अपनी मदर मधु डांगी की मदद से इन लोगों को इकट्ठा कर रही थी, तो मदर इन लॉ बहुत ज्यादा कॉशियस हो रही थी कि क्या कर क्या रही है, हमारे बहू को क्या सिखा रही है। तो दैट वे ये सेशन जो था, मदर इन लॉ को भी इंक्लूड करके था। इसमें मदर इन लॉ को मैंने मोटिवेट किया कि आप कोई मैसेज दो जो कि बाहर से आने वाली औरतों के लिए, कि मदर इन लॉ को कैसे रखना चाहिए ऐसी प्रवासी महिलाओं को। So this was day 4 and day 5 was डेवलप इनसाइट, जो कि आपने मेरे को गाइड किया था कि ये सेशन रखना बहुत जरूरी है। तो मैम इसमें एक मैंने बिमला का एक काल्पनिक पात्र रखा था डे 5 में। इसमें इनसाइट डेवलपमेंट था। तो उसके अंदर हम लोगों को ये था कि बिमला एक औरत है जो कि दूसरे प्रदेश से हरियाणा की गांव में आई है और वो कई प्रॉब्लम से जूझ रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण होगा और उसका कैसे निवारण कर सकते हैं? ठीक है, दिस इज आउट। और एजुकेशन सेशन में मैंने उसको उनको ऐसे बताया कि समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द एनवायरनमेंट। कहीं ना कहीं हमें भी एडजस्टमेंट, हमें भी एक्सेप्टेंस की भावना रख के हमें चीजें को करना पड़ेगा। एंड डे 6 वाज आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ। इसके अंदर मैंने 3 मुख्य प्रश्न पूछे थे। पहला था कि आप एज अ बहू कौन कौन से गुण रखती हैं, और दूसरा प्रश्न था दिस इज आइडल सेल्फ, सॉरी रियल सेल्फ। देन एक अच्छी बहू में कौन कौन से आप समझती हो कि गुण होने चाहिए, और तीसरा प्रश्न था कि आपको उन गुण को हासिल करने के लिए क्या क्या करना होगा। सो दिस इज व्हाट माय आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ सेशन। एंड देन कंक्लूडिंग सेशन डे 7, जिसके अंदर हमारा मैसेज देना था उन लोगों को कि दूसरी प्रवासी महिला अगर आ रही हैं तो उन लोगों को इस तरह से अपने आप को तैयार करना है। सो कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इस तरह से मैसेज किया था। और साथ में हम लोगों ने मैम गाना बजाना करके, हरियाणवी गाना डांस करके तो चीजों को कंक्लूड किया। और साथ में मैंने उनको एक चीज बोली, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। If you ready to accept the things, you can change the world. So this is what my interventions, the module was. बढ़िया बढ़िया। और तुम्हारे रिजल्ट्स भी काफी अच्छे थे इसी इंटरवेंशन प्रोग्राम के। तो देखो यहाँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक तुम्हें बहुत सही लगता है जब ये समझ आ रहा है कि तुम अकेले नहीं हो जो इन समस्याओं से जूझ रहे हो, और लोग भी हैं। और जो दूसरे जने हैं वो कैसे कोप अप कर रहे हैं, वो कैसे इन चीजों को समझ कर आगे बढ़ रहे हैं, वो तुमने बहुत अच्छा किया। दूसरा, सास को बुलाना, आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्हें भी ये समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। कई बार हम नहीं पता हमें कि हम किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, जब तक कोई और हमें थोड़ा सा और ज्ञान ना दे, है ना। और इस तरह से ये बहुत बढ़िया है कि उन्हें पता लगा कि भाई ये भी एक मुद्दा है, और कैसे मुझे अपने जो बहू हैं उनके साथ और अच्छे से रहना चाहिए। और मेरे ख्याल से ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आना बहुत जरूरी है, जहां हम लोगों को अवेयर कराएं और इन औरतों को भी अवेयर कराएं कि क्या तुम्हारे अधिकार हैं,
किस तरह से तुम और अच्छे ढंग से रह सकती हो और क्या-क्या समस्याएं हैं, इनके क्या-क्या समाधान हो सकते हैं। जैसे तुमने भी बताया कि घूंघट को अगर आपको समझ आ रहा है कि भाई ये यहाँ की प्रथा है और सब लोग करते हैं तो मैं भी कर लेती हूँ, ठीक है ना? बजाय कि तुम ना करके उसे दुखी होते रहो। खाने पीने का भी वही है कि हर जगह पे हमें बीच के रास्ते तो निकालने होंगे, लेके तुम आए हो तो तुम्हें ही उनका ध्यान रखना होगा। और ये एक तरह से बहुत जरूरी है समाज को समझना, परिवार को समझना, हस्बैंड को स्पेशली समझना कि अगर तुम लेके आ रहे हो तो तुम उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट मत करो। जो तुमने भी बार बार रेज करे ये पॉइंट कि कैसे कुछ औरतों की जिंदगी बहुत मुश्किल में रहती है, उनको एक आम औरत जितना अधिकार दो। और ये समझो कि जब भी तुम शादी कर रहे हो, चाहे तुम बाहर से ला रहे हो, चाहे तुम हरियाणा की ही लड़की लेके आ रहे हो, तो तुम्हें अपने आप को इतना अवेयर करना होगा कि इसके क्या राइट्स हैं, कैसे ये तुम्हारे बराबर में आके रहेगी और तुम्हें बराबरी का हक उनको देना है। और जैसे तुम भी खुद बोल रही हो कि वंश चलाना उनका एक ये है, जब तक अपने घर का माहौल अच्छा नहीं रखोगे, तब तक तुम अगली जनरेशन को भी स्टेक पे लगा रहे हो, उनके लिए भी जिंदगी मुश्किल कर रहे हो। जो बच्चा बचपन में ये सब समस्याएं देखेगा या देखेगा कि उसकी माँ का क्या परसेप्शन है, कैसे वो इस समाज को देखती है, तो वो उनकी भी पर्सनैलिटी को बिगाड़ सकता है। इसलिए जो बदलाव आया है, चाहे वो किन्हीं भी कारणों से आया है, जो कारण समाज छोड़ सकता था, जो कारण समाज से में नहीं आते तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि सेलेक्टिव जो फीमेल फिटिसाइड हुआ है वो इसका सबसे बड़ा कारण है एक। और दूसरा ये है शायद जब आप लड़के और लड़कियों की एजुकेशन या उनके कैलिबर और स्किल्स की बात करते हो, तो लड़कियों को जब अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी है तो वो बहुत अच्छा कर रही है। और वो भी एक बड़ा कारण है कि क्योंकि मिसमैच्ड शादी शायद नहीं होंगी, कोई भी पढ़ी लिखी लड़की धीरे से ऐसे घर में नहीं जाएगी जहां पर हस्बैंड जॉब भी नहीं करे और उनकी एजुकेशन भी अच्छी नहीं है ना? तो ये भी एक कारण है, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखती हो तो ऐसा नहीं है कि मैरिजेबल गर्ल्स अवेलेबल नहीं है सोसाइटी में। शादी होने लायक बहुत सारी लड़कियां एक तरह से सही दूल्हे का इंतजार कर रही हैं, जो उन्हें बहुत मुश्किल से मिलता है। जो बहुत सारे कारण है, नौकरियां नहीं है, नौकरी नहीं है, या कमाई का कोई भी साधन नहीं है, जिसके कारण या कोई भी फिजिकल लड़की और हैंडीकैप है। लड़की के पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि ऐसी जगह शादी करें। हर कोई ये देखता है कि भाई हमारी लड़की जाके वहां पे सुखी तो रहेगी। तो बहुत सारे कारण हैं, कारण बहुत सारे हैं। आ, उस पे भी समाज को सोचना चाहिए। पर मेरे ख्याल से एक लाइन में बोला जाए तो सबसे जरूरी ये है कि जब तुम बाहर से लड़कियां लेके आए हो तो उन्हें तुम ड्यू रिस्पेक्ट दो, उनको तुम आदर दो, उनको तुम सम्मान दो, और उनको एक वक्त दो कि वो तुम्हारे समाज में आके सही से अपने आप को एडजस्ट कर लें। इसके साथ साथ कुछ और बोलना चाहोगी सोनिका? क्योंकि तुम्हारा फील्ड नो मैम। एक्सपीरियंस बहुत वंडरफुल रहा इस टॉपिक पर, यस। है ना? है ना? यस बहुत मैम। डिटेल में तुमने सब जाना। हम्म। आप सही। आपकी गाइडेंस से मैम ये चीज हाँ, संभव हो चलो, पाई है। लेकिन मेहनत तुमने भी करी फील्ड में जी जाके मैम। सारी। हाँ, बहुत सही। एक्चुअली और मेरे ख्याल से हाँ, बताओ, बोलो। जैसे मैम मैंने पायलट स्टडी करी थी ना, तो मुझे लगा कि डेटा ही तो कलेक्ट करना है, बट मैंने जैसे एक-एक घर में जाके एक-एक औरतों से मतलब इन लोगों को ताले में बंद रखते थे मैम, तो बहुत मुश्किल हो जाता था उनसे इंटरैक्ट करना। और फिर इसीलिए मैंने क्या किया, अपनी मदर को भी साथ में लेके गई कि मदर मदर इन लॉ को तब तक अपना मतलब बिज़ी कर लेगी और आई विल गेट अ टाइम टू इंटरैक्ट विद द लेडी। तो बहुत ही चैलेंजिंग था डेटा कलेक्शन, बट आपके सपोर्ट से, आपके नेतृत्व में नहीं मैंने वो ये काम इम्पॉसिबल काम किया है। थैंक यू मैम। मैं कभी सोच भी मदद नहीं साथ सकती में थी। गई, वो भी एक बड़ा काम था।
जी मैम, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना मुश्किल डेटा कलेक्शन मैं कर सकती हूँ, लेकिन आपने जिस तरह से मेरे को हिम्मत देते रहे और इंटरवेंशन में कि आप खुद देखो कि कैसे-कैसे गलतियाँ हैं, तो आई कैन रिकॉल माय पीएचडी टाइम एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। यू आर ऑलवेज माय गार्डियन एंड मैम थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच सोनिका। बहुत बढ़िया, तुमसे इस टॉपिक पे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और अगले वीडियो में अगला कोई टॉपिक लेके आते हैं। तो यस सब मैम। जनों को नमस्कार। ओके। थैंक यू एवरीवन।